अ, कक्षा 6 गणित के अंतर्गत आज हम क्षेत्रमति को ले रहे हैं और क्षेत्रमति में कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग एक बार समझ लें, उनको याद कर लें, तो जिससे हमें उसके अंदर काम करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्र का मतलब होता है किसी जगह, कोई भी जगह हो सकती है, वो कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई एक टाइल्स हो सकती है, या कोई भी खेत का आकार हो सकता है, उसे हम क्षेत्र बोल सकते हैं। क्षेत्र माने जगह कोई से के बारे में, और मिति माने होता है नापना। तो किसी क्षेत्र को नापना ही या उसकी माप कर लेना ही क्षेत्रमिति कहलाती है। तो माप करने के लिए हम लोग क्या क्या तरीके अपनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा जांचते हैं। तो पहले कुछ परिभाषाएं समझते हैं कि किसी भी बंद आकृति की परिसीमा, परिसीमा मतलब बाउंड्री, जैसे सपोज यही समझ लेते हैं, ये अगर कोई एक आकृति है, इसी की बंद आकृति की परिसीमा मतलब किनारे किनारे की जो बाउंड्री होती है, इसको परिसीमा बोलते हैं। परि माने किनारे किनारे की सीमा, परिसीमा, बाहरी सीमा की लंबाई उसकी परिमाप कहलाती है। अब एक कोई हम बना लेते हैं, कोई भी आकृति, सपोज ऐसा एक कोई आकृति है, ऐसा ये। तो अगर मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, तो अगर इधर को जाते हैं, फिर इधर को जाते हैं, फिर इधर को जाते हैं, फिर इधर को जाते हैं, अगर उसी जगह पर आ जाते हैं तो आकृति बंद कहलाती है। तो इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि यहां से चलेंगे, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे, ये कहलाएगी परिसीमा। और इसी परिसीमा को परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए आयत ही आ गया। आयत क्या होता है इसी तरह का तो आयत होता है, यही आकृति आमने सामने की, जिसकी भुजाएं बराबर हों, है ना, सम्मुख भुजाएं या सम्मुख युग्म बराबर हों, तो वो कहलाते हैं क्या, आयत। तो इसमें देखेंगे 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होगी। तो क्या करेंगे, हम एक ही बार में इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के, और यानी कि 2 का गुणा कर देते हैं, तो उसका परिमाप निकल आता है। या अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको यहां से चलना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यानी चारों भुजाओं की जो लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो भी हम परिमाप निकाल पाते हैं। ठीक है। और अगर हमें सूत्र के रूप में रखना है तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई करना पड़ता है। नहीं, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा करते हैं, नहीं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा कर दें, क्योंकि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो हमारा परिमाप निकल आता है। इसी तरह वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग में क्या होता है, सारी की सारी चारों भुजाएं एक ही जैसी होती हैं, यानी कि कोई भी एक भुजा को नाप लो और उसमें 4 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा की माप, यानी भुजा की जो भी लंबाई है, माप, या ऐसे लंबाई भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। लंबाई नापने के बाद ही निश्चित करेंगे, तो भुजा की माप 4 गुणे लंबाई, 4 गुणे भुजा की लंबाई हो जाती है, वर्ग का परिमाप। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो समबाहु त्रिभुज का। तो ये अगर मान लो ये ऐसा त्रिभुज मान लेते हैं, ऐसा कोई, ये अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये कहलाएंगे ये। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे एक भुजा की लंबाई। कोई भी एक भुजा ले लेते हैं और 3 का गुणा कर देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। फिर ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, बंद सम आकृतियां कहलाती हैं। देखो जी, अभी सबसे छोटी बंद आकृति त्रिभुज होती है, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षटभुज। तो अगर कोई भी ऐसी आकृति बनाए जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों, अगर 10 बना रहे हैं तो 10 भुज, 5 की बना रहे हैं तो पंचभुज, यानी कि वो सम, सभी की सभी बराबर हैं, तो ऐसी आकृतियों को सम कहेंगे, ये सम आकृतियां कहलाती। बंद सम आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, तो बंद सम आकृतियां कहलाते हैं। या सम बहुभुज, एक शब्द और भी मिलेगा, सम बहुभुज, ये तो आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, सम बहुभुज, सम बहुभुज, इस शब्द का भी इस्तेमाल आगे चल के होगा, तो आप यही समझ लीजिए। ये जो बंद सम आकृतियां हैं, यानी बंद
सम आकृतियां, इन्हीं का नाम कहलाता, एक और दूसरा नाम होगा सम बहुभुज। तो अगर सम बहुभुज कहा जाए तो समझिए ना कि ये तो बंद आकृति है और सभी की सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। फिर आते हैं आकृतियां भी बराबर, उसकी लंबाई भी बराबर और दूसरा क्या है, उसके कोण भी बराबर है। तो बंद आकृतियों द्वारा घिरे तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल देखो जी, अब हमने यहाँ पे जैसे बाउंड्री घेर रखी है, बाउंड्री घेर रखी है यानी परिमाप लगा रखा है, तो इस परिमाप के भीतर का क्षेत्र यानी भीतर की जगह को अगर हम किसी प्रकार नाप लें, वही क्षेत्रफल कहलाता है। यानी जैसे इस आयत का जो अंदर घिरा हुआ क्षेत्र, ये कहलाएगा आयत का क्षेत्रफल, और इसके अंदर का त्रिभुज के अंदर का घिरा क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही कोई सी भी आकृति होगी, उसके अंदर का घिरा क्षेत्र जो भी होगा वही उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो बंद आकृतियों द्वारा, यानी कोई सी भी बंद आकृति है, उसके द्वारा घिरे तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाण सब समझ में आ गया? वो भीतर भीतर का सारा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो परिमाण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आयत का लेना है तो देखो इस लंबाई में इस चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। ये कहलाएगी लंबाई और ये कहलाएगी चौड़ाई। ये इस लंबाई में यदि चौड़ाई का गुणा कर दें, जैसे इसको इधर नापे, इसको ने सारा का सारा भी पूरा कवर हो जाता है उत्तर का क्षेत्र, तो यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। और यही अगर वर्ग कर दिया जाए, वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग में क्या होता है, एक भुजा में दूसरी भुजा का गुणा हो जाएगा। वर्ग में क्या है, एक भुजा ही तो कहलाएगी। अब लंबाई चौड़ाई तो सबकी एक ही जैसी है, तो वहां पर उस शब्द का नाम हो जाएगा, या लंबाई चौड़ाई की जगह भुजा। तो एक भुजा में दूसरी भुजा का गुणा कर दोगे, या भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग, कुछ तो भी बोलिए आप, वही वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहां तक तो ठीक है। अब अगर सामान्य तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक वर्गाकार कागज, एक सीट आती है, वो गणित पढ़ने के लिए ना, एक कागज की कॉपी आती है जिसमें वर्ग वर्ग ऑलरेडी बने रहते हैं। गणित की जब हम सीखते हैं तो फिर क्या करते हैं, उस वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके भी हम किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पत्ता ले लिया या कोई आकृति, तो उसको क्या करेंगे, उस वर्ग के ऊपर रख लेंगे, वर्गांकित पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर है। वर्गांकित कागज ऐसा मतलब ऑलरेडी वर्गाकार बना ही रहता है, और फिर उसके ऊपर पेंसिल चला के उसकी बाउंड्री बना लिया और उसको उठा लिया। अब करना क्या है, अब ऐसे करते हैं कि जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा होता उन्हें छोड़ दिया जाए। तो मतलब जो वर्ग पेपर में अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो अगर आधा से कम हो तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ देना, उसको जो बहुत महत्व नहीं देना, क्योंकि ये इसमें लगभग आएगा, है ना, तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, तो ऐसे वर्गों को एक पूरा वर्ग गिना जाता है। मतलब आप देखेंगे अगर वो आधे भाग से थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया तो ही उसे काउंट करते हैं। और कहा कितना काउंट करेंगे, पूरा पूरा मान लेते हैं, क्योंकि उधर हम थोड़ा सा छोड़ भी रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के मान लेते हैं, मतलब पूरा ही मान लेते हैं। फिर यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को आधा इकाई लेते हैं, आधा वर्ग इकाई लेते हैं। अब अगर आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल आधा आधा पकड़े हैं, तो आधे को तो आधा ही लेंगे, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है, इसमें सतर्कता रखनी है कि यदि ऐसे मान लीजिए ऐसा यदि है तो ऐसा वर्ग बना रहता है। यदि आधे से कम भाग गिरा है, मान लो सपोज ऐसा गिरा है, कितना इधर वाला, तो इसको छोड़ देंगे। और अगर मान लो ये वाला भाग घिरा है तो इसको कवर कर लेंगे, पूरा लेंगे, इसको मान लेंगे कि पूरा पूरा है। और यदि ऐसा कोई वर्ग है उसको आधा आधा घिरा है, यानी इतना घिरा है और इधर नहीं, तो फिर उसको आधा ही मानेंगे, इसको छोड़ देना है, इसको पूरा ले लेंगे, इसको आधा मानेंगे। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह इसके कुछ तथ्य पूरे होते हैं और कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। अब देखिए
इसमें क्या करना है, उदाहरण एक लेते हैं कि सवाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी, किनारी बोले तो गोटा लगाना चाहती है। सवाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, अगर कोई टेबल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, ऐसा कोई टेबल है ऐसा, और ये ऐसे उसके वो पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवर होगा वो ऐसे जाएगा ना, यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और थोड़ा सा लटक आएगी ऐसे ऐसे नीचे जाए ना, ऐसे लटक जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसे और ऐसे ऐसे लटकन आ जाएगी। तो जो ये किनारी की लटक है, इस पर वो किनारी लगाना है, यानी गोटा लगाना है, ठीक है। तो लटकन कितनी होगी, वही उतनी ही होगी जितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो कितनी गोटी की आवश्यकता है, मतलब ये जितनी ये लंबाई और चौड़ाई, इसका अगर हम परिमाप निकाल लें तो उतनी ही गोटी का अगर वो लगा लें किनारी, तो उसका काम हो जाएगा, उतनी की ही आवश्यकता है। ये इसका जवाब है। तो शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे कि टेबल की लंबाई तो अगर और चौड़ाई का परिमाप निकाल लेते हैं। तो टेबल की लंबाई लेते हैं पहले, टेबल की लंबाई, टेबल की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, और टेबल की चौड़ाई कितनी है, टेबल की ये चौड़ाई ये है 2 मीटर, और यदि हम इसका परिमाप निकाल लें तो इसका हमारा काम चल जाएगी, इतनी ही गोटी इसको लगानी पड़ेगी। तो इसका भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है आयत का परिमाप। ये कैसी टेबल है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये कैसा बन जाएगा, क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र बनेगा। तो हम लिखेंगे आयताकार टेबल की का परिमाप, यहाँ पर लिख लीजिए आयताकार टेबल का परिमाप यदि निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। परिमाप क्या होता है, क्योंकि दो लंबाइयां बराबर होती हैं, दो चौड़ाइयां भी बराबर होती हैं, तो 2 गुणे मतलब ब्रैकेट का मतलब ही तो गुणा, तो ये हो जाएगा लंबाई में चौड़ाई को आप जोड़ दीजिए, और ये 2 का गुणा कर ही दिया हम लोगों ने, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा परिमाप। तो ये लिखिए 2, लंबाई की जगह है 3 और चौड़ाई की जगह है 2, तो इधर लिखेंगे 2, 3 2 5 है ना, 3 2 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर की आवश्यकता, 10 मीटर गोटे की आवश्यकता होगी। उसको कितनी, तो इसको कितने, सवाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है, तो सवाना को 10 मीटर लंबी किनारी की आवश्यकता थी। यहां पर लिख दीजिए सवाना को 10 मीटर लंबी किनारी की आवश्यकता है, लंबी किनारी, किनारी बोले तो गोटा की आवश्यकता है, की आवश्यकता है, ये लिखना है। अब एक आध उदाहरण और लेते हैं। तो शुरू करते हैं। दूसरा नंबर, एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जी, इसको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक पार्क बना लेते हैं, और ये रहा आयताकार पार्क, ठीक, ऐसा कोई पार्क है। तो ये कह रहे हैं 50 मीटर लंबाई है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो रही 50 मीटर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 25 मीटर। वो कितनी है, 25 मीटर, और ये है 50 मीटर में दिए है, ठीक है।
अब आगे कह रहे हैं कि वो जो धावक है, मान लीजिए यहां से चलता है, तो वो ऐसे ऐसे चल के कितने चक्कर लगाता है? 10 चक्कर लगाता है। अगर वो 10 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी क्षेत्रमिति में हम लोगों ने अभी क्या है, इसको नापने का तरीका क्या सीखा कि यदि हम इसका परिमाप, ये बाउंड्री का चक्कर का एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अर्थात इसका अगर हम परिमाप निकाल पाए तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी। और अब वो फिर 10 चक्कर मार रहा है तो वही एक चक्कर में 10 का गुणा कर दें तो हमारा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कि पहले क्या लिख दें कि क्या 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 करना है हमको, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो आयताकार पार्क की लंबाई, तो लिखेंगे पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी है? 50 मीटर, ये लीजिए 50 मीटर। और पार्क की चौड़ाई है 25 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई है तो वो अब यहां से दौड़ना शुरू करेगा, यहां तो यहां वापस आएगा तो एक चक्कर हुआ, और एक चक्कर ही परिमाप कहलाता है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि एक चक्कर, बाउंड्री का एक चक्कर बराबर परिमाप, यहां पर लिखेंगे परिमाप, यहां लिखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर धावक द्वारा लगाया गया एक चक्कर, धावक द्वारा लगाया गया बाउंड्री का एक चक्कर, बाउंड्री का एक चक्कर। ठीक है, अगर वो एक चक्कर लगा देता है बाउंड्री का तो परिमाप कहलाता है। और परिमाप के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई, और इसी में यदि हम चौड़ाई को जोड़ दें तो ये हमारा परिमाप निकल आएगा, यानी कि एक चक्कर का हिस्सा निकला, यानी कितना एक चक्कर में दौड़ा है, कितना मीटर दौड़ा है। तो 2 है, लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 25, और ये सब काहे में है? मीटर में, तो इसको मीटर बाहर लिख देते हैं। तो ये हो गया 2, 50 और 25 हो जाता है, ये देखो ब्रैकेट को हटाते हैं, और 75 यहाँ लिख देते हैं मीटर, तो 75 दूनी 150, यानी 150 मीटर वो एक चक्कर में चल रहा है। इसका मतलब है, समझिए पार्क का परिमाप कितना हो गया? धावक द्वारा लगाया गया बाउंड्री का एक चक्कर में कितना दौड़ रहा है? वो 150 मीटर दौड़ रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो जी शुरू करिए कि कितने चक्कर लगाता है? धावक द्वारा लगाया गया 10 चक्कर, तो ये तो एक चक्कर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर, धावक द्वारा लगाया गया एक चक्कर की कुल दूरी, हाँ, धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब वो कुल कितना लगा रहा है? यहां लिख सकते हैं, चूंकि लगा सकते हो आप, इसलिए ये एक चक्कर में था, तो इस अब धावक, अब यहां लिख सकते हो ऐसे, धावक द्वारा एक की जगह अब 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 150 में 10 का यदि आप गुणा कर दोगे, और यहाँ तो मीटर में नहीं देना है, तो ये हो जाएगा 15 दाहम 150 यानी 15,
और ये एक शून्य इधर वाले का, एक शून्य इधर वाले का, कितनी मीटर कुल दूरी वो तय करेगा। ये आपका जवाब हुआ। इस तरह अब लेते हैं एक आध और प्रश्न।